गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कल हमने आप लोगों को बाल्यावस्था में परामर्श की आवश्यकता, उद्देश्य, बालकों का स्वरूप, इन सभी विषयों के विषय में बताया था। आज हम किशोरावस्था में निर्देशन एवं परामर्श की क्यों आवश्यकता होती है उसके विषय में बताएंगे। सेकेंड यूनिट का ये सेकेंड टॉपिक है बच्चे, एडोलेसेंस एंड यूथ, काउंसलिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग एंड थेरेपी। तो इस टॉपिक में किशोरावस्था में निर्देशन एवं परामर्श। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। किशोरावस्था जब बच्चा बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था होती है और वो किशोरा यानी कि 12 वर्ष की अवस्था की समाप्ति और 13 वर्ष की अवस्था की शुरुआत को ही, उस उम्र की अवस्था को ही किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को समस्याओं की अवस्था कही जाती है। शारीरिक क्यों कही जाती है समस्याओं की अवस्था, इसको समझिए। क्योंकि शारीरिक हार्मोन संबंधी ग्रंथि एवं यौनिक परिवर्तनों के कारण इस आयु अवस्था में अनेक सांवेगिक समस्याएं पाई जाती हैं। इन समस्याओं के कारण बच्चों में बहुत सारे नकारात्मक संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए स्टेनली हॉल ने इस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था बताया है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में क्रोध, भय, परेशानी, ईर्ष्या एवं जलन इस अवस्था के प्रमुख नकारात्मक संवेग होते हैं। इसके साथ साथ किशोरा अवस्था के बालकों में उनका पाचन क्रिया ठीक नहीं रहता है। दांत में दर्द, सिर दर्द, कर्ण पीड़ा, अस्थमा आदि जैसी स्वास्थ्य समस्याएं सामान्य बातें हो जाती हैं। और इन सभी को देखा जाए, इन सभी का कारण तो कहीं न कहीं शारीरिक हार्मोन संबंधी ग्रंथि एवं यौनिक परिवर्तन के कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन सभी परिवर्तनों के कारण इस अवस्था में अनेक सांवेगिक समस्याएं आ जाती हैं और साधारणतः यह देखा जाता है कि किशोरों की प्रतिक्रिया अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की होती है। अपने आकर्षण, सामाजिक एवं पारिवारिक समायोजन, कैरियर, व्यवसायिक सफलता तथा यौनिक संबंध की चिंताएं उनमें बहुलता में पाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिक्रिया लापरवाही की होती है, जिसके कारण उनमें इस तरह की शारीरिक परेशानियां पाई जाती हैं। और इन समस्याओं से ग्रसित होने के कारण उन्हें निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। अभी आपने ये समझा कि किशोरावस्था में निर्देशन एवं परामर्श क्यों चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि किशोरावस्था में निर्देशन एवं परामर्श संबंधी आवश्यकताएं किन किन विषयों में, किन किन जगहों पे इनको निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता महसूस होती है। और निर्देशन एवं परामर्श
के माध्यम से इनकी समस्याओं को दूर किया जाता है, इनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो कई प्रकार के हैं। इसमें सबसे पहला आता है बच्चों, इस समय किशोरों का शारीरिक विकास अनियंत्रित ढंग से होता है। वे भौतिक रूप से वयस्क दिखाई देने लगते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वे मानसिक दृष्टि से भी प्रौढ़ हों। अतः वे अपनी आकांक्षाओं तथा प्रवृत्तियों को अत्यंत अनियंत्रित अवस्था में पाते हैं। जरूरी नहीं कि जो बच्चा शरीर से बड़ा हो गया हो वह मानसिक दृष्टि से भी प्रौढ़ हो। और जब ऐसा समझा जाता है तो उन बच्चों में कई तरह की आकांक्षाएं पाई जाती हैं और वो आकांक्षाएं एवं प्रवृत्तियां अनियंत्रित अवस्था में होती हैं, और उनको नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित अवस्था में उनकी आकांक्षाओं एवं प्रवृत्तियों को लाने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इस अवस्था में वे व्यक्तिवादी हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके व्यक्तित्व को स्वीकार किया जाए। किशोरा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है बच्चों जिसमें बच्चे अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और वह चाहते हैं कि उनके व्यक्तित्व को सभी लोग स्वीकारें, उनकी बातों को सभी लोग सुने। नेक्स्ट आता है, उन्हें एक क्षण में एक विषय में रुचि होती है, दूसरे ही क्षण में दूसरे विषय में भ्रमित होते हैं। अभी उनको एक विषय पसंद आता है, दूसरे क्षण में उनको दूसरा विषय। वह अपने रुचि के लिए भी, रुचियों में भी भ्रमित होते हैं। इस कारण उनको निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से किशोर इस अवस्था में पराश्रित रहता है। इस अवस्था में वह पराश्रित रहता है। उसे अपने प्रश्नों का संतोषप्रद संतोषप्रद समाधान नहीं मिल पाता, और जहाँ मिलता है संतोषप्रद समाधान, जहाँ से भी मिलता है वह उसी का अनुसरण करने लगते हैं, भले ही वह उनका अभिभावक हो, शिक्षक हो या मित्र हो, लेकिन वो अपने प्रश्नों का समाधान करना चाहते हैं। इसके साथ साथ द्रुत शारीरिक विकास की तुलना में यदि मानसिक विकास मंद गति से हुआ तो इस अवस्था में किशोर समुचित संतुलन अपना नहीं बना पा रहा है, जिसके फलस्वरूप वो असामान्य व्यवहार करने लगता है और असामान्य व्यवहार का शिकार हो जाता है। इस असंतुलन के कारणों से वह अवगत नहीं होता है, इसलिए उन्हें उनके असामान्य व्यवहार के कारणों के अवगत कराने और असामान्य व्यवहार को दूर करने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। इस अवस्था तक आते आते किशोरों में यौन जागृति आ जाती है बच्चों, जिसके कारण वो कुछ संकोची से हो जाते हैं, परंतु अभी भी वो अपने समलिंगी यानी अपने समलिंगी सदस्यों के साथ ही रहना अधिक पसंद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। लड़के लड़कों के साथ दोस्ती करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ। वो अभी भी अपने ही दायरे में रहना पसंद करते हैं। तो किशोरा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें
किशोर अब अपने भविष्य के संबंध में सोचना आरंभ कर देता है, लेकिन उसकी अभिरुचियां तथा अभिवृत्तियों में जो नित्य परिवर्तन होते रहते हैं। क्षणिक में उनकी रुचि वो हुई किसी एक विषय की हुई, क्षणिक में दूसरे विषय की हुई। जो ये परिवर्तन उनकी है, इस परिवर्तन के कारण वह अपने संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं। उनके अंदर उनकी अभिवृत्तियों एवं अभिरुचियों का ज्ञान कराने के लिए, उनकी अभियोग्यता क्षमता को जगाने के लिए, ताकि वह अपने विषय में ठोस निर्णय ले सके, इस योग्यता को विकसित करने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ बच्चों, किशोर अपने शारीरिक परिवर्तन के संबंध में सलाह लेना चाहता है। वह भी कहीं न कहीं व्याकुल है, परेशान है कि उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। उन्हें अपने उनके शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसके संबंध में वे किसी से सलाह लेना चाहते हैं, परंतु वह यह भी कभी सहन नहीं कर पाते हैं कि उनकी समस्या पर वयस्क हंसे अथवा उसे अपराधी ठहराकर उसकी निंदा करे। जो परिवर्तन शारीरिक आ रहा है, उसके विषय में उन्हें सही जानकारी चाहिए। परिवर्तन क्यों आ रहा है? निर्देशन परामर्श जो आवश्यकताएं हैं, जिन संबंधों में, उन संबंधों में ये भी संबंध जुड़ता है बच्चों कि जो परिवर्तन है वह क्यों हो रहा है, और वो संकोच में किसी से बताना नहीं चाहते हैं, और बताते भी हैं तो वो ये डरते रहते हैं कि कोई उनका मजाक न उड़ाए। इस अवस्था तक आते आते किशोरा अवस्था के बालक एवं बालिकाओं में नए जीवन का संचार होता है। वे स्वयं को तथा अपनी अभिरुचियों अभिवृत्तियों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। कभी कभी तो वे व्यवहार पर भी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अतः इस अवस्था के किशोरों को अभिव्यक्ति की समुचित अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, इस अवस्था में आते आते लैंगिक आकर्षण उनमें बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वह गहन भी होने लगता है, परंतु अभी भी उनमें परिपक्वता नहीं होती है। अब वो एक दूसरे भिन्न लिंगी सदस्यों के प्रति नया रवैया का अनुभव करने लगते हैं। अब उनके अंदर आकर्षण की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे को आकर्षण देने के लिए वो सजने से बनने लगते हैं। लड़कियां अपने तरह तरह के बालों को की शैलियों में परिवर्तन करते हैं, तरह तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। लड़के भी स्मार्ट बनना चाहते हैं। वह केवल एक दूसरे पर अपनी छाप डालने के लिए सजग उठते हैं, क्योंकि आकर्षण का यह जो अवस्था है वह आकर्षण में बदल जाती है। किशोर बालिकाएं तो अपने लैंगिक व्यवहार का परिचय अपने परिधान में परिवर्तन लाकर, अपने परिधान में जो परिवर्तन लाती हैं वह उन्हें संकोची बनकर देने लगती हैं। परंतु जो बालक वर्ग के लोग होते हैं, उनमें यह परिवर्तन कुछ समय के बाद ही दृष्टिगत होते हैं। लड़कियों में किशोरा अवस्था में जब लड़कियां प्रवेश करती हैं तो उनमें समझदारी बढ़ती है, उनकी परिपक्वता
लड़कियों में परिपक्वता पहले आती है अपेक्षाकृत लड़कों के। किशोरा अवस्था में निर्देशन प्रदान करने के लिए क्या कारण है कि किशोरों को निर्देशन की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहला कारण आता है बच्चों आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण यानी कि किशोरा अवस्था के बालकों को निर्देशन के माध्यम से उन्हें मानसिक रूप से इस ढंग से तैयार किया जाता है कि किशोर अपनी योग्यता, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों तथा अभिवृत्तियों के संबंध में स्वयं सोचने लगें। इसके साथ साथ यह आवश्यक है कि इस अवस्था में अपने अभिभावकों की सामर्थ्य तथा सीमा को भी अनुभव करने लगे। उसे अपने स्थानीय परिवेश को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि उसमें समायोजन कर सके और समायोजन की क्षमता का उत्पन्न हो। तो आत्मविश्लेषण के माध्यम से उन्हें बिल्कुल इस योग्य बनाया जाता है कि वो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों तथा अभिवृत्तियों के संबंध में स्वयं सोचने, समझने और निर्णय लेने योग्य हों, और जो भी परिस्थितियां हैं उनके बीच में वह समायोजन कर सके। इन सभी के साथ साथ यह भी आवश्यक हो जाता है बच्चों कि निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से वे इस बात से अवगत हों कि उनके अभिभावक की सामर्थ्य तथा सीमा क्या है। सामर्थ्य सीमा क्या है, यानी उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनको भी वो समझे और उन्हीं के अनुरूप में वो अपने उत्तरदायित्वों को समझ के कार्य करे। इतनी क्षमता उन्हें निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से उनके अंदर विकसित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन यानी कि करियर संबंधी निर्देशन। इनमें जब बच्चा व्यवसाय तथा चुनाव के लिए व्यवसाय के चुनाव के लिए वो सोचता है, तो सबसे पहले वो व्यवसाय तथा चुनाव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विषय से उनके चुनाव का प्रक्रिया आरंभ होती है। निर्देशन एक ऐसा संपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य और लक्ष्य व्यक्ति की संभावित एवं सर्वांगीण उन्नति के साथ साथ सफलता को प्राप्त कराना, जो समाज को आगे बढ़ा सके, जो समाज को आगे बढ़ा सके। इसी दृष्टिकोण से शैक्षिक एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार के निर्देशन किशोरा अवस्था में निर्देशन के माध्यम से दिया जाता है। और वो कब दिया जाता है बच्चों? जब बच्चा 8वीं कक्षा तक के बालकों की अभिरुचियां तथा अभिवृत्तियां स्थायी नहीं होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, उनमें परिवर्तन आता रहता है। हमेशा यह देखने में आया है कि सामान्यतः छात्र 3 से 5 बार तक व्यवसाय संबंधी निर्णय में परिवर्तन करते हैं। अतः व्यवसाय के संबंध में कोई दृढ़ रवैया वह नहीं अपना लेना चाहते हैं तथा किशोरों के बदलती हुई मानसिकता
सही निर्णय प्रदान करने के लिए उन्हें निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। ऐसे संबंध में ऐसी स्थिति में व्यवसाय के संबंध में निर्देशक को कठोर रवैया नहीं अपनाना है, बल्कि किशोर बालकों की मानसिकता में जो घटित परिवर्तन है उसको स्वीकार करके उन्हें निर्देशन के माध्यम से आगे बढ़ाना है। निर्देशन एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वह व्यक्ति को जीविका अर्जन के योग्य बनाए। और कोई भी शिक्षा बच्चा तभी सफल होता है जब शिक्षा योजना व्यवसायिक पहलुओं को लेकर चले, तब तो वो सफल होगा। लेकिन अगर शिक्षा योजना व्यवसायिक पहलू, व्यक्ति जीवन के व्यवसायिक पहलू को अपने अंदर समाविष्ट करके नहीं चलता है तो वह शिक्षा सफल नहीं होती है। इसलिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता है। इस कारण निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना जाता है। और अगर बच्चा व्यवसाय के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसको उस योग्य बनाने का कार्य प्रसार कार्यकर्ता करता है। इसलिए शिक्षा व्यक्ति में धन अर्जन करने की योग्यता को विकसित करने की भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। इसी प्रकार से व्यावसायिक निर्देशन का आधार शैक्षिक उपलब्धि एवं सफलता है और शैक्षिक सफलता का आधार समुचित शैक्षिक निर्देशन है। अतः व्यावसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन की उपेक्षा नहीं कर सकता है। जब तक शिक्षा को नहीं लिया जाएगा तब तक व्यावसायिक निर्देशन पूर्ण गति पर नहीं आ पाता है। बच्चों, शिक्षा योजना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक वह व्यक्ति के जीवन के व्यावसायिक पहलू को भी अपने अंदर समाविष्ट न करे। शैक्षिक निर्देशन पर व्यावसायिक दृष्टिकोण का प्रभाव रहता है बच्चों, और बिना समुचित शैक्षिक निर्देशन के व्यावसायिक निर्देशन का प्रक्रम अपूर्ण रहता है। दोनों में अंतर प्रयोजन के महत्व की दृष्टि से है। दोनों में अंतर प्रयोजन के महत्व की दृष्टि से होता है। एक में शिक्षा प्राप्त करना है, दूसरे में व्यवसाय के लिए इंगित करना है। लेकिन जब तक दोनों का समाविष्ट एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा तब तक वह सफल नहीं माना जाता है। शिक्षा ही व्यक्ति के अंदर धन अर्जन करने की योग्यता को विकसित करती है, महत्वपूर्ण स्थान देती है। और व्यावसायिक निर्देशन का आधार भी शैक्षिक उपलब्धि में सफलता प्राप्त करना है। व्यावसायिक निर्देशन में व्यावसायिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जाती है और शैक्षिक निर्देशन में शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि एवं विद्यालय के जीवन में समायोजन का उद्देश्य प्रमुख रहता है। इस प्रकार दोनों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता और दोनों को लेकर ही निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाता है, ताकि बच्चा अगर उसकी शैक्षिक उपलब्धि अच्छी रहेगी तो व्यावसायिक उपलब्धि भी उसकी अच्छी होगी। दोनों को समाविष्ट करके ही निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ साथ बच्चों, शिक्षा व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी तो मिल रही है,
इसके साथ साथ उनकी रुचियों, अभिरुचियों और अभिक्षमताओं की भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अब आप ये सोचते होंगे कि निर्देशन एवं परामर्श में जब किशोरावस्था के बालक को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जा रहा है तो उनकी रुचि अभिरुचि का क्या महत्व है यहाँ पे? तो निर्देशक का यह कर्तव्य होता है बच्चों कि वह किशोर बालकों में समय समय पर जो उनकी रुचियों, अभिरुचियों तथा योग्यताओं में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें वो ध्यान में रखें, परंतु उनमें किसी भी प्रकार के गतिरोध उत्पन्न न होने दें। नेक्स्ट है अभिरुचियों के विश्लेषण के लिए प्रस्तावित अभ्यास। अभिरुचियों के विश्लेषण यानी अभिरुचियों की खोज करने के अभ्यास के रूप में। विश्लेषण का यहाँ क्या अर्थ है? अभिरुचियों की खोज। अभिरुचियों की खोज करने के अभ्यास के रूप में अध्यापक छात्रों से ऐसी चीजों की सूची बनाने को कह सकता है जिन्हें वह विद्यालय में या विद्यालय के बाहर श्रेष्ठ रूप में कर सकते हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता अथवा साक्षात्कार के समय छात्रों को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि इन अभिरुचियों का उनकी शैक्षिक योजना से कोई संबंध है भी या नहीं। अभिरुचियां किशोर बालकों की अभिरुचियों की खोज निर्देशन देने वाले व्यक्ति को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चुने जाने वाले विषयों के साथ इनका गहरा संबंध होता है। इन्हें अभिरुचि सूची तथा व्यावसायिक अभिरुचि सूची एवं व्यावसायिक अभिरुचि सूची तथा अन्य उपकरणों की सहायता से यह जाना जा सकता है कि बच्चे का किस विषय से गहरा संबंध है और किस व्यावसायिक विषय एवं तकनीकी उपकरणों की उसे जानकारी है, जिसके माध्यम से उन्हें उस तरह के विषयों के चुनाव करने में सहयोग प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ योग्यता तथा अभिरुचि का क्या संबंध होना चाहिए? निर्देशक द्वारा किशोरों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि रुचियों तथा योग्यताओं का पारस्परिक संबंध होना कोई आवश्यक नहीं होता है। जैसे एक बालक संगीत में तो रुचि रखता है परंतु ठीक से बोल नहीं सकता है। अब देखिए योग्यता क्या है और अभिरुचि क्या है। उसकी योग्यता नहीं है कि वो ठीक से बोल सके, लेकिन उसकी अभिरुचि संगीत में है। अतः विषय के चुनाव के पूर्व यह देख लेना चाहिए कि जिस विषय में बालक की रुचि हो उसकी योग्यता भी उसी विषय में हो। इस तरीके से अभिरुचि और योग्यता का संबंध माना जाता है। किशोरावस्था में परामर्श देने के लिए परामर्श कार्य के समय विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। वे साधन मुख्यतः क्या क्या कौन कौन से हैं? पहला व्यक्तिगत परामर्श, दूसरा साक्षात्कार और तीसरा सामूहिक परामर्श। व्यक्तिगत परामर्श क्या होता है? किशोर बालकों को उचित व्यक्तित्व निर्माण के लिए व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत रूप से परामर्श ले सकते हैं जिसमें समूह
नहीं हो। किशोर की व्यक्तिगत समस्या जो है उसके विषय में वह समाधान करने के लिए परामर्शकर्ता के पास जा भी सकता है और परामर्शकर्ता उसे व्यक्तिगत रूप से परामर्श प्रदान कर भी सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों साक्षात्कार। किशोर बालक को कम से कम एक बार साक्षात्कार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और उस साक्षात्कार की अवधि कम से कम 15 मिनट होनी चाहिए, जिससे कि उनके मनोमस्तिष्क में जो भी उथल पुथल है उसको वो साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्त कर सकें। जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, उन सभी बातों को वो साक्षात्कार के माध्यम से निर्णय तक पहुंच सके। सामूहिक परामर्श कार्य। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सामूहिक कार्य सुविधाजनक तथा समय की बचत करने वाले होते हैं। जैसे किशोरा अवस्था में एक साथ होने वाले विभिन्न पहलुओं में हो रहे विकास में समन्वय लाना। कुछ कार्यों में सामूहिक परामर्श दिया जा सकता है और वो सबसे पहला जो स्थिति आती है किशोरावस्था में एक साथ होने वाले विभिन्न पहलुओं में, किशोरावस्था में जो एक साथ विभिन्न पहलुओं में विकास में समन्वय लाना। दूसरा आता है निजी तथा दूसरों के कल्याण के लिए बढ़ते हुए दायित्वों को ग्रहण करने के लिए तैयार करना। एक साथ बच्चों को बैठाकर उनके निजी तथा दूसरों के कल्याण, वो स्वयं जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हो, उनको बढ़ते हुए उनके दायित्वों को ग्रहण करने के लिए प्रॉपरली उनको तैयार करना। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व के उन गुणों के विकास की इच्छा को प्रबल करना जो रचनात्मक जीवन कार्य के लिए आवश्यक है। ये एक साथ किया जा सकता है। उनको उनके गुणों के विकास में उनकी योग्यता, क्षमता, उनकी रचनात्मकता जो उनके कार्य के लिए आवश्यक है, उन गुणों के विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों अभिभावक, अध्यापकों, परामर्शदाताओं तथा किशोरों को उनके जीवन की वर्तमान और भावी योजना के विषय में मिलकर विचार करना। इन सभी क्षेत्रों में उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है और उन्हें निर्देशन प्रदान किया जाता है। इन सभी के साथ साथ बच्चों जब किशोरावस्था में निर्देशन प्रदान किया जाता है तो यह ध्यान दिया जाता है कि किशोर बालक अब माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, तो माध्यमिक स्तर पर उन्हें शैक्षिक निर्देशन की कहाँ-कहाँ आवश्यकता पड़ती है और क्यों आवश्यकता पड़ती है, इन विषयों पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने माध्यमिक विद्यालयों में जाता है तो उसके सामने अनेक समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का सामना बालक को करना पड़ता है। उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के समय किशोरा अवस्था के बालकों को शिक्षा के उद्देश्य की ओर उन्मुख होने में सहायता प्रदान करने का कार्य निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः सभी देशों में माध्यमिक शिक्षा 3 उत्तरदायित्वों को पूरा करती है बच्चों। सबसे पहले
सभी को उदार शिक्षा प्रदान करने का कार्य। दूसरा, व्यवसाय की ओर उन्मुख करने का कार्य। और तीसरा, नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करने का कार्य। इन तीनों प्रकार के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने का कार्य सभी देशों के माध्यमिक शिक्षा का होता है। निर्देशन सेवा के माध्यम से माध्यमिक स्तर के बालकों में यह निश्चित करने उनकी क्षमता एवं साधनों के अनुरूप वे किस क्षेत्र में उन्हें जाना है, उनके विषय में जानकारी प्रदान करना, उनको सैद्धांतिक तथा शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य निर्देशन एवं परामर्शक का होता है। ऐसे भी छात्र हैं जो माध्यमिक कक्षाओं के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रमों में जाना पसंद करते हैं, तो शैक्षिक निर्देशन का कार्य यह है कि उन छात्रों को इन उद्देश्यों की ओर उन्मुख करे और उनकी योग्यताएं एवं क्षमताओं का विकास करे, जिससे कि वह व्यावसायिक कौशलों को सीख सके। माध्यमिक स्तर पे जब बच्चा पहुंचता है, किशोर जब माध्यमिक स्तर की शिक्षा लेने पहुंचता है, तो उसके सामने दूसरे प्रकार की समस्या आती है बच्चों कि छात्रों की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में मदद, उनको अपने पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की समस्या उत्पन्न होती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। माध्यमिक शिक्षा में आने पर छात्रों के सम्मुख पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यचर्याओं के चयन संबंधी समस्या आती है। भारत में प्रायः कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य इत्यादि पाठ्यक्रम इस स्तर पर उपलब्ध होते हैं। विद्यार्थियों को यह निर्णय करना होता है कि वह उनमें से कौन सा विषय चुने जो उसके भावी जीवन में उपयोगी हो, और उस भावी जीवन में उपयोगी हो, इसके साथ साथ उस बालक में, उस किशोर में उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यता एवं क्षमता हो कि उस विषय को पढ़ सके। इन सभी समस्याओं के समाधान और उनके ऐच्छिक विषयों का चुनाव के लिए शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है। शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से बुद्धि के मानक परीक्षणों, अभिक्षमता परीक्षणों एवं साधनों का अध्ययन करके विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम एवं ऐच्छिक विषयों के चुनाव में सहायता प्रदान किया जाता है कि विषयों का चुनाव करते समय शैक्षिक निर्देशन प्रमुख रूप से वे दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, विद्यार्थी ऐसे विषयों का चुनाव करे जो उसके विकास के वर्तमान स्तर पर उसके रुचि के अनुरूप हो, और दूसरा, कॉलेजों में प्रवेश के लिए, व्यवसाय एवं भावी अध्ययन के लिए उसे योग्यता प्रदान कर सके। इस तरीके से इन दो बातों का ध्यान विषय के चुनाव करते समय प्रमुख रूप से रहता है। पहला, विद्यार्थियों का ऐसे विषय का चुनाव करना जो उसके विकास के लिए वर्तमान स्तर पर भी उसकी रुचि के अनुरूप और उपयोगी हो, और भविष्य में अगर वो कॉलेज में प्रवेश लेना चाहे तो व्यवसाय एवं भावी अध्ययन के लिए भी उसमें वह योग्यता एवं कौशल हो। इस प्रकार से निर्देशन के लिए कक्षा में जो भी समय प्रदान किया जाता है, छात्रों के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के चुनाव इत्यादि समस्याओं में रुचि उत्पन्न करने एवं उनकी ओर उन्मुख करने का कार्य, उनकी ओर नई दिशा देने का कार्य निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों, छात्रों में अध्ययन की अच्छी आदतों का विकास एवं विषयगत कठिनाइयों को दूर करने, छात्रों में अध्ययन की अच्छी आदत, अत्यधिक
पढ़ने की क्षमता विकसित करना, इसके साथ उनका विकास का भी ध्यान देना है, और जो विषय से संबंधित कठिनाई एवं समस्या है उसको भी दूर करने के साथ साथ उनकी शैक्षिक प्रगति में भी सहायता प्रदान करने का कार्य निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, अध्ययन के प्रति समुचित उत्साह उत्पन्न करके छात्रों की सहायता करना। शैक्षिक निर्देशन केवल विषयगत कठिनाइयों का समाधान खोजने में ही छात्रों की मदद नहीं करता है बच्चों, बल्कि वह छात्रों के अध्ययन के प्रति अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का भी कार्य करता है। माध्यमिक स्तर पर इस अभिप्रेरणा का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस स्तर पर छात्र की रुचियों, कार्य करने का ढंग आदि धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है। इसलिए माध्यमिक स्तर पे उनके रुचियों में अभिप्रेरणा, रुचियों और कार्य करने में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके पश्चात बच्चों, बालकों को निर्देशन, किशोरा अवस्था में बालकों को उनके विभिन्न क्षेत्रों, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं, अभिवृत्तियों के लिए निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से उनकी योग्यता, क्षमता एवं अभिरुचियों को जागृत किया जाता है, जिससे कि वह विषय के चुनाव से पूर्व ही जिस विषय में बालक की रुचि एवं योग्यता होती है उसमें ही उन विषयों को चुनाव करने की सलाह दी जाती है। किशोरा अवस्था में परामर्श और परामर्शकर्ता एवं निर्देशन देने वाले व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह किशोरा अवस्था के बालकों के संपूर्ण विकास की ओर इंगित करते हुए उनको सहायता प्रदान करें, और यह सहायता माध्यमिक स्तर से प्रदान की जाती है, जिससे कि बच्चा जब उच्च स्तर पे जाए तो उसके अंदर परिपक्वता पूर्णतः विकसित हो और वह अपनी योग्यता के अनुरूप विषय का चुनाव करके अपना विकास कर सके। ठीक है, और यहाँ तक आते आते बच्चों बालक बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। किशोरा अवस्था तक आते आते बालक बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। वह अपने रुचियों, अभिरुचियों और योग्यताओं को निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से समझने लगता है। निर्णय लेने की क्षमता आती है, विषय की चुनाव करने की क्षमता आती है, जो उन्हें उच्च स्तरीय विद्यालय में जाने पर बहुत सहयोग प्रदान करता है। अब ये टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं।